दोस्तों, आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हिंदी साहित्य और हिंदी की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कह दिया जाता है कि बड़े घर की बेटी किसकी रचना है, या फिर प्रथम गद्यकार हिंदी कौन है, या फिर हिंदी साहित्य का पहला लेखक कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो साथ में क्या करेंगे, रचनाओं के साथ हम साहित्य के प्रश्न भी लेंगे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का सिलेक्शन मुझे चाहिए। गुरुजी वर्ल्ड केवल बात करता है शिक्षक भर्ती की। चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर लेना, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए टॉप 20 ट्रिक में स्वागत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फटाफट, यहां पर कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, मजा आ जाएगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की कैसे हम याद कर सकते हैं, और फिर हम लेंगे कि साहित्य के क्वेश्चंस कहां से, कौन कौन से कवि से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें आपसे कि जयशंकर प्रसाद जो है बनारस से रिलेट करते थे और छायावादी प्रवर्तक थे। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद है। हम जानते हैं रचनाएं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्कंदगुप्त की रचना जो है किसने लिखी थी, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, कामायनी, आंसू। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम ऑप्शंस देखेंगे परीक्षा हॉल में हमें याद आ जाएगा। आप बिल्कुल इसको एकदम से रियलाइज कर लेना। जैसे जयशंकर, शंकर भगवान को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, गुप्त है, यानी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त की बात होती है, स्कंदगुप्त की बात होती है, तो बिल्कुल गुप्त है, ठीक है ना। अगर शंकर भगवान को किसी ने, समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं छल किया, उनके साथ पूजा नहीं की, उनके बारे में बुरा भला सोचा, तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा सर, कंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंकाल से कंगाल कर दिया। कामायनी, यानी अगर हम कह रहे हैं कि वो नाम कमा जाएगा, अगर वो पूजा करेगा नाम कमा जाएगा, अगर वो नहीं करेगा भैया तो कंगाल हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे भगवान हैं जो किसी के आंसू भी नहीं गिरने देते, ठीक है ना। तो आंसू भी हो जाएगी हमारी जयशंकर प्रसाद की। तो दोस्तों ये याद हो गया होगा। दूसरा हमारा है कि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का क्या है हमारा ट्रिक, एक ही आपको ट्रिक याद रखनी है, जय भाषा। यहां पर आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रकवि कौन है। तो राष्ट्रकवि के हमारे जो नाम है वो भैया मैथिली शरण गुप्त साहब को ही हम कहते हैं राष्ट्रकवि। और अगर दद्दा के नाम से भी हम जाने तो दद्दा के नाम से भी, हमारे हिंदी के दद्दा के नाम से भी हमें जो है जानते हैं मैथिली शरण गुप्त साहब को। क्लियर। तो राष्ट्रकवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त साहब है। दद्दा के नाम से कौन जानते हैं, किसे जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त साहब को ही जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं केवल 4 आपको याद रखनी है। एक है जयद्रथ वध, एक है यशोधरा, एक है भारत भारती और एक है साकेत। अब इनको याद कैसे करेंगे, जय भाषा। एक आपको ट्रिक याद रखने नहीं है, जय भाषा। तो जयद्रथ वध आपको एकदम से याद आ जाएगी, कहीं ना कहीं जय भाषा में मैथिली शरण गुप्त साहब की बात आई थी, ठीक है ना। तो याद रखना है, सा से साकेत हो गया, भा से भारती हो गया, या से जो है यशोधरा हो गया, और जा से क्या हो गया, जयद्रथ वध, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम से रख लेना है। अब सुमित्रा नंदन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है सुमित्रा नंदन पंत से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है प्रकृति का चितेरा को किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत साहब को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो भी हमारा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों याद रखना है चिदंबरा के लिए मिला था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन को पंत को ही मिला था, ठीक है। अभी तक केवल 10 मिले हैं हिंदी में, याद रखना है। रचनाएं क्या है, पल्लव है, चिदंबरा है, युगबाड़ी है, ज्योत्सना है, और कला और जो है बूढ़ा चांद है, लोकायतन या फिर गुंजन। यहां पर अगर हम बात करें इनको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो बताएंगे। ट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है हर काम में ट्रिक लगाएं, ठीक है ना। लेकिन बस इतना याद रखना है कि ये चिदंबरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा मिला था हमारे सुमित्रानंदन पंत साहब को, जो हमारे चितेरा है और सुकुमार कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए किसको क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ मिला था चिदंबरा के लिए, और साहित्य अकादमी मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। लोकायतन भी एक बार पूछी जा चुकी है। तो आपके लिए जो सुमित्रानंदन पंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली है, ये वाली है, और क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो 3 रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है। महादेवी वर्मा की ट्रिक जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले महादेवी वर्मा जानते हो आप, फर्रुखाबाद की जो है प्रमुख है, ठीक है ना। और फर्रुखाबाद से रिलेट करते हैं। इनको आधुनिक मीरा, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनको किस कवि को जो है, किस कवित्री को क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो याद रखना है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर किसके लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। निबंध इनका अतीत के चलचित्र था। तो याद रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही आपके पंत साहब में पूछा जाता है चिदंबरा के लिए, ऐसे ही यहां पर महादेवी वर्मा में पूछा जाता है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार में लगाएंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा की रचनाओं को याद कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब चौथे में हम चलेंगे यहां पर रचनाओं में।
नीर दिया महादेवी को, नीर दिया महादेवी को तो आप जान जाओगे कि कहीं ना कहीं हमने साहब ने ये पढ़ाया था कि महादेवी की रचनाओं में महादेवी नाम भी आता है, ठीक है ना। तो नीर दिया महादेवी को, तो नी से हो जाएंगी दो रचनाएं, नीरजा और निहार, रा से रश्मि हो जाएगी, दी से दीप सखा हो जाएगी, या से यामा, और महादेवी की रचना ही है तो महादेवी की रचना यानी उनका नाम है केवल, और को से काव्य ग्रंथ। तो काव्य ग्रंथ इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि ये पूछा जाता है, नीरजा पूछी जाती है, यामा तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और साथ ही साथ आपको क्या दीप सखा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मीरा भी किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। साहित्य के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रहे हैं, इतना ध्यान रखना कि मेरा मकसद ये नहीं केवल हम आपको रचनाएं पढ़ाएं, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं अयोध्या हरिऔध की, यहां पर अयोध्या सिंह हरिऔध की बात अगर करें, क्या सर अयोध्या सिंह हरिऔध की बात करें तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे क्या हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे कि अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें क्या हो जाएगा। अगर ये बताओ कि अयोध्या में गए थे कौन, राम जी किससे रिलेट करते थे, राम जी अयोध्या से रिलेट करते थे क्या, बिल्कुल करते थे। लेकिन अगर जब उनको वनवास हुआ तो मैं कहूं कि वनवास हुआ, ठीक है ना, प्रिय प्रवास हुआ, जब वनवास हुआ तो वो कहीं ना कहीं बाहर गए और उन्होंने क्या किया, बढ़िया सा घर बनाया, लकड़ी पत्तों से, बहुत अच्छे अच्छे जो है फूल पत्तों से उन्होंने घर बनाया, और वनवास हुआ था, आप सभी को पता है। तो अयोध्या से रिलेट करते थे राम जी रिलेट करते थे, ठीक है ना। वैदेही वनवास, तो भैया अयोध्या किससे रिलेट करता है, वनवास से रिलेट करता है। वनवास किसको हुआ, आप सभी जानते हो किसको हुआ, ठीक है ना। और आप जब वनवास जा रहे थे तो चुभले चौपदे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि चुभले चौपदे किसकी रचना है, अयोध्या सिंह की रचना है, हरिऔध की रचना है। जब वनवास जा रहे थे तो भैया कहीं ना कहीं नंगे पैर थे, कांटे लग रहे थे, चुभ रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखना है बिना चप्पल थी, कोई भी खड़ाऊ नहीं थे, तो कांटे भी कैसे चुभ रहे थे, क्लियर, याद रखना है। साथ ही साथ अधिकिला फूल तो भैया ये बताओ, फूल पत्ते, फूल पद्म, प्रसून, जितने भी प्रसून फूल पत्ते ये कहां पर होंगे, कहीं ना कहीं शोभा बढ़ा रहे होंगे, किसकी बढ़ा रहे होंगे, वन की बढ़ा रहे होंगे। तो हमें ये चीजें सभी वन में मिलती हैं। चुभले चौपदे जब जा रहे थे तो कहीं ना कहीं कांटों को जो है चुभा उनके पैर में, और वनवास जा रहे थे, प्रिय प्रवास, सुंदर घर बनाया, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं। देवकी नंदन खत्री से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कहता है चंद्रकांता देवकांता भूतनाथ। देवकी नंदन आप जानते हो कृष्ण जी देवकी नंदन से रिलेट करते हैं, देवकी के पुत्र, क्लियर, याद रखना है कि अब बड़ा रोने लगे तो बोले कि यार हमको क्या चाहिए, हमको भैया चंद्र खिलौना चाहिए, तो चंद्रकांता यानी चंद्र खिलौना चाहिए। बोले कि नहीं चंद्र खिलौना चाहिए ही मुझको। अब बोले कि उनकी माँ बोले कि भैया चंद्र खिलौना मत लीजिए, चुपचाप सो जाओ, क्या आ जाएगा सर, भूत आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही। तो याद रखना है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रकांता पूछी जाती है दोस्तों, चंद्रकांता आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रिक ना याद रहे लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है आपसे हरिश्चंद्र के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा 35 ईयर जो है जन्मे हमारे हरिश्चंद्र साहब, और पूरा जो है नाम कमा गए, ठीक है ना, पूरा नाम कमा गए। याद रखना है कि अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अंधेर भारत में सत्य प्रेम, हमने थोड़ा सा लिखा है अंधेर भारत में यानी अंधेर नगरी हो जाएगा, भारत में सत्य प्रेम का मतलब है भारत से हो जाएगा भारत दुर्दशा, और सत्य प्रेम से हो जाएगा आपका सती प्रताप, ठीक है ना, और प्रेम से हो जाएगा प्रेम जोगनी। तो कर्पूर मंजरी इतनी नहीं पूछी जाती है जितनी कि भारत दुर्दशा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। खैर अभी हम हरिश्चंद्र के बारे में बहुत जो है बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे हम अगर ये कह दें, क्या कह दें सर, यहां पर नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहां पर गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, केवल 2 ही आपको रचनाएं याद रखनी है धर्मवीर भारती की। किसकी सर, धर्मवीर भारती की केवल 2 रचनाएं हमें आपको याद रखनी है, और कुछ भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम यहां पर अगर हम ये कह देते कि ये बता दीजिएगा कि उद्दंड मार्तंड, जो उद्दंड मार्तंड की बात करी है आपने कि कहा हिंदी का प्रथम जो है पत्र है, तो वो किसने लिखा है, तो आप कहोगे सर पंडित जुगल किशोर ने लिखा है। अभी हम खैर चर्चा करेंगे लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहते हैं कि प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आधुनिक मीरा की बात करें तो महादेवी वर्मा रही, ऐसे ही यहां पर कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को प्रसिद्ध आलोचक कहा जाता है। यहां पर क्या है, उर्वशी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर का, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत बढ़िया। संस्कृत के 4 अध्याय और साहित्य पुरस्कार, यानी अगर हम बात करते हैं उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ मिला था, और दूसरा हमारा है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको मिला था साहित्य पुरस्कार। यहाँ पर इनकी सारी रचनाएं हैं कि रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हाहाकार, परशुराम, प्रतीक्षा। याद कैसे करेंगे? राम और यहाँ पर जो है किसी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं जो है रावण की बात करते हैं तो युद्ध हुआ था। कहां पर? जी हाँ, रथ पर युद्ध हुआ था। आप जानते हो राम जी रथ पर बैठकर युद्ध करे। और कहीं ना कहीं उर्वशी तो सबको पता है, उर्वशी तो सबको पता है कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर के लिए। आप कहोगे कि राम जब रथ पर बैठे और युद्ध के लिए गए तो कहीं ना कहीं हुंकार भरी, और हुंकार दोनों तरफ से भरी गई। और कुरुक्षेत्र कहां होगा भैया? कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। और जैसे ही कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो हाहाकार मच गई, और हाहाकार मच गई तो भैया राम के से रिलेट कौन करता था? परशुराम, प्रतीक्षा। ठीक है ना? तो याद रखना है यहां पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितने भी वर्ड राम से आ रहे हैं, जितने भी वर्ड कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, हाहाकार, हुंकार, ये सब रामधारी सिंह दिनकर, और वर्ड आ रहा है राम, सभी वर्ड जो है राम से रिलेट कर जाएंगे। और राम को कहां कर देना है? राम को कर देना है कहां पर सर? राम को सर कर देना है एक कुरुक्षेत्र में, और रावण के साथ युद्ध करवा देना है आपको। बस सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन जो है नोट 3 हम देखेंगे कैसे। आधुनिक काल को ही भारुतेंद्र काल कहा जाता है, आधुनिक काल को ही भारुतेंदु काल कहा जाता है, और भारुतेंदु काल को ही गद्य काल कहा जाता है। इस काल को यानी जन्मदाता है, इनके काल पर रखा गया है हरिश्चंद्र के काल पर। 35 वर्ष का बंदा था, बताओ, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर 35 वर्ष से ज्यादा अगर जी जाता तो मतलब बिल्कुल पृथ्वी को ही पलट देता। इतने महान कवि हुए हैं हरिश्चंद्र जी, और इन्होंने अपने नाम पर ही पूरा काल हो गया। तो समझ लो जितने बड़े पहले हो चुके थे उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, मतलब किया तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बंदा 35 साल के ही फलस्वरूप जीवित रहा और उसके काल पे ही उसका नाम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? हरिश्चंद्र युग भी कहा जाता है, यानी भारुतेंद्र युग भी कहा जाता है, गद्य काल भी कहा जाता है, आधुनिक काल भी कहा जाता है। जन्मदाता कौन है? हरिश्चंद्र साहब है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है हिंदी साहित्य के पहले लेखक कौन है? गारसा दत्तासी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा। प्रथम गद्यकार, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ट्रिपल स्टार में लिख लेना। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक, हिंदी जो है प्रथम गद्यकार हिंदी के कौन है दोस्तों? लल्लू लाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, 3 आपके ये टॉप में रहे हैं। अब हम चलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी से रिलेटेड। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं को आप जो है सबसे पहले आप साहित्य से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कह दें, क्या अगर हम आपसे ये कह दें अभी थोड़ी ही देर में ये कह दें कि ये बता दीजिए मुझे भारत की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है ना? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्या कि ये बता दीजिए प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है, तो आप बता दोगे कि कहीं ना कहीं ये बात हो रही है किसकी? मैथिली शरण गुप्त साहब की बात हो रही है। मैं अगर कह दूं कि प्रकृति का सुकुमार कवि, तो आप कहीं ना कहीं बता दोगे कि सुमित्रानंद पंत की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं जो है क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, जब क्रांतिकारी की बात आए सर तो क्रांतिकारी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि क्या, जी हाँ बिल्कुल, हमने ऊपर अभी बताया था, क्या बताया था? प्रसिद्ध आलोचक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। इनकी प्रमुख कवि क्या है? जो है रचनाएं क्या है? अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है। ये 3 आपको याद रखनी है। कुकुरमुत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आती है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से 2-3 जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया से रिलेट करते थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्लियर? याद रखना है। द्विवेदी युग की बात करें तो हजारी प्रसाद मत लगा देना। द्विवेदी युग का मतलब है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है द्विवेदी युग। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पड़ा है, आप जानते हो आधुनिक काल को ही भारतेंदु काल कहते हैं या फिर गद्य काल कहते हैं, तो उनके नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, जो भी दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है ना? यही आपको लगाना है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में आते हैं। ठीक है ना? सेकंड नंबर पर। रचनाएं क्या है? रचनाएं है अशोक के फूल, सूर साहित्य। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना हो जाएगी कि सूर साहित्य। आप बच्चे यहाँ पर सूर जो है सूरदास लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि सूरदास नहीं होगा, इसका हजारी प्रसाद होगा। ठीक है ना? हजारों फूल आपके मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? वनों में मिलते हैं। आप सभी याद रखना है, हजारों फूल अशोक के फूल। ठीक है ना? हजारों फूल अशोक के फूल, ऐसे याद कर लेना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 ही रचनाएं हैं आपकी, सूर साहित्य और अशोक के फूल। बलिया से रिलेट करते थे। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ये भी दिमाग में रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी से आपको क्या याद रखना है कि भारत की जो आत्मा है वो किस कवि को कहा जाता है? दोस्तों याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी साहब को भारत की आत्मा कहा जाता है। इनको फर्स्ट प्राइज अगर किसी हिंदी में सबसे पहला अगर मिला है साहित्य अकादमी तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब थे। इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिम तरंगिणी के लिए। तो केवल आपको इनकी एक रचना याद
याद रखनी है हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको साहित्य पुरस्कार दिया गया है और फर्स्ट प्राइज मिला है, यानी फर्स्ट पहला साहित्य पुरस्कार हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर दोस्तों हम बात कर दें आपसे, यही कह दें कि ये बता दो कि कहीं ना कहीं हिंदी में सबसे बड़ा पुरस्कार तो आप कहोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जी हाँ, उर्वशी के लिए जैसे अगर मिला था तो यामा के लिए महादेवी को मिला था। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसके लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको सुमित्रानंद पंत साहब को। जी हाँ, ये भी दिमाग में रखना है, तो बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत सभी को पता है कि गोदान गवन कर्मभूमि सेवा सदन प्रेम भूमि निर्मला, आपकी बहुत सारी ट्रिकें जो है घूम रही हैं सोशल मीडिया पर कि मुंशी प्रेमचंद्र की, हम वही ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र में क्या है कि मुंशी है, कहीं ना कहीं वो कर्म के लिए जो है कर्म करवाएगा। ठीक है ना, सेवा सदन तो सेवा भी करवाएगा, प्रेम भूमि यानी भूमि के लिए जो है लेबरों को लगवाएगा, है ना। तो इस टाइप में जो है आप सभी को याद कर लेनी है। खैर इनकी जो यहां से क्वेश्चन अब नहीं बनता है, केवल यहां से क्वेश्चन बनता है जो मैंने यहां पर पॉइंट लगाया है। यहां पर देखिएगा क्या है पॉइंट, जरा याद रखिएगा। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ये जो है हमारी मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, कहानी के रूप में जानी जाती हैं। बड़े घर की बेटी, पूस की रात हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनारस से रिलेट करते थे मुंशी प्रेमचंद्र साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद चलेंगे जो है अगर हम बात करेंगे मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश को यहां से आप क्वेश्चन, सबसे पहले मोहन राकेश की बात करते हैं दोस्तों। मोहन राकेश रात, तो रात से रिलेट करते हैं, यानी रा का धन इस बात आती है। तो दोस्तों अगर हम रात की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी डरावनी कहानी लिखी हैं। क्या लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। तो यार याद करना है कि अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे में क्या हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे में का मतलब है कि कहीं ना कहीं रात की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरावनी बात हो रही है, तो रात में ही तो अंधेरे बंद कमरे की बात होगी, अंधेरे की बात होगी। न आने वाला कल, कहीं ना कहीं बहुत डरावने की बात कर रहे हैं, न आने वाला कल। कहीं ना कहीं बोला है कि कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया की बात कर रहे हैं, कांप रहा है ना, कांप रहा है, तो याद रखना है। और एक और इन्होंने लिखी थी, तो दोस्तों याद रखना है कि ना आने वाला कल तो आपको बता दिया है। ठीक है ना, जी हाँ, एक मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन खैर यहाँ पर तीन आपको याद रखना है कि जितनी भी डरावनी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। शरद चंद्र, देवदास चरित्रहीन, इसको हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं कि देवदास चरित्रहीन, इनकी दो रचनाएं थी शरद चंद्र की। याद रखना है, कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि शरद चंद्र जो है देवदास और चरित्रहीन, याद रखना है कि बोले कि देवदास वो तो प्यार में पागल हो गया, बोले कि क्या, कि जी हाँ वो तो देवदास बन गया है, बोले कि उसका चरित्र खराब है। अरे नहीं, उसका चरित्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा उसका चरित्र बहुत अच्छा है। अब बोले कैसे चरित्र अच्छा है, अरे कैसे चरित्र अच्छा है, लगाओगे शरत, जी हाँ शरत लगा लो, बिल्कुल शरत लगा लो, यानी कहीं ना कहीं शरत लगा लो। वो प्यार में पागल नहीं हुआ है, देवदास नहीं बना है, और ना ही उसका चरित्र गंदा हुआ है, वो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है ना, तो याद हो गया होगा आपको ट्रिक। अब चलते हैं दो और इंपॉर्टेंट जानते हैं, 2 से 3 इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, फिर चलते हैं देखेंगे। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की सभी जानते हैं कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यानी मधु जिस वर्ड में लगा हुआ है वो हरिवंश राय बच्चन है हमारे पिता साहब, यानी किसके, आपके अमिताभ बच्चन साहब के। क्लियर, यानी अगर हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इलाहाबाद में जन्म हुआ है। 2 चट्टानों के लिए साहित्य पुरस्कार इनको मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली रचना। और मधुबाला जो है मधुकलश यानी मधुशाला की बात करें, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अब इनकी बात नहीं होती है। तो 2 चट्टानों को जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो याद रखना है यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट की बची हैं कि देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे पूरा इनका नाम है। नदी के द्वीप, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, में अगर सप्तक की बात आए तो वो सभी अज्ञे साहब की रचनाएं हो जाएंगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है और हमेशा पूछी जाएगी एग्जाम में, कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन को क्या मैंने बोला कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी जो है आपका रचना है, तो दोस्तों याद रखना है अज्ञे साहब की है। सभी जानते हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, लेकिन आपको 2 लास्ट की और याद रखनी है। अखरावट आखिरी कलाम भी हमारी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब लास्ट में हम जानेंगे क्या, कि कुछ पत्रिका व उनके संपादक, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे अगर हम उद्दंड मार्तंड की बात करते हैं या फिर हम और भी बहुत सारी बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 10 के अलावा जो है हम जानेंगे माधुरी जो पत्र पत्रिका है दोस्तों प्रेमचंद्र ने संपादित की है। और इसके साथ ही साथ इसको सब लिख लेना। सुधा दोस्तों, सुधा है दुलारे लाल भार्गव निराला की, जो मैं अगर बताऊं जिस पर हम ज्यादा जोर दें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ये याद रखना। भारत मित्र इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त साहब ने संपादित की है।
हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट साहब की। ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर से रिलेट करते हैं प्रताप नारायण मिश्र साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिंदी का है दोस्तों, उद्दंड मार्तंड की बात होती है, पंडित जुगल किशोर की बात आती है, ये आपकी ट्रिपल स्टार में रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कवि बचन सुधा बनारस से रिलेट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमने आपको बताया कि यहाँ पर गद्य साहित्य काल के, आधुनिक काल के, जी हाँ हम वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा से रिलेट करते हैं, संपादित हैं, ठीक है ना, संपादक है इसके। धर्मयुग धर्मवीर भारती, आप नाम से ही याद रखना है, धर्म और धर्म यानी धर्मवीर भारती इसके जो है संपादक है। यहाँ पर प्रभा की बात करते हैं दोस्तों, प्रभा आपका बालकृष्ण शर्मा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंदु है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका प्रसाद गुप्त साहब ने संपादित की है। बनारस अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर है जो बनारस का। बनारस अखबार की बात करें तो शिव प्रसाद सितारे हिंद कहे जाते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। लास्ट के 3 देखेंगे कि प्रतीक जो है आज्ञे साहब की है। यहाँ पर अगर हम आज्ञे साहब जो है इसके संपादक हैं, जो पत्र पत्रिका की बात करते हैं। हिंदी नवजीवन भी हमारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मर्यादा दोस्तों, यहाँ पर कृष्णकांत मालवीय है साहब, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी का स्वागत था दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपके लिए? इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ फिर थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो में शिक्षक भर्ती के लिए हम प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी का एग्जाम बेहतर जाएगा, परेशान मत होना, क्योंकि टेंशन लेने से आपका ही नुकसान होने वाला है। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही आपका परिवार मुस्कुराता रहे। आपका धीरज द्विवेदी यूं ही आपके लिए बेहतर प्रयास करेगा, बेहतर ईश्वर से कामना करेगा कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल।